रॉलेट एक्ट का मतलब क्या था कि किसी भी समय भारतीयों को बिना दलील के, बिना अपील के, बिना वकील के जब मन करे तब उठा के संदेह के आधार पर जेल में डालल जा सकता है। अभी ससुरी जो अंग्रेज था ना, ये ऐसा नियम लगा रहा था ना कि अगर उस समय आप होते ना तो मन तो करता कि इसको चीर दे, जिंदे मार दे अंग्रेज को। मतलब बहुत कट्टर था लोग ये अंग्रेज को। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी युग के बारे में, और गांधी युग से संबंधित कई तरह के कंपटीशन एग्जामों में जो क्वेश्चन करी जाती है और अन्य एग्जामों में जो क्वेश्चन करी जाती है, उन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। देखिए, गांधी युग, हम लोग का ये देश जो इंडिया है, इंडिया में एक आदमी का सबसे ज्यादा अहम भूमिका रहा इंडिया को आजाद कराने में, वो थे बापू, जिनको हम लोग राष्ट्रपिता भी कहते हैं। तो आज हम लोग बापू मतलब गांधी युग के बारे में विस्तार से जानेंगे, और मैं गारंटी ठोकता हूं कि आपको ऐसे समझा दूंगा ना कि आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी को बापू के भी नाम से हम लोग जानते हैं। हम लोग जो करेंसी है उस पर पिक्चर, मतलब जो हम लोग का नोट उठा है देश का, देखिएगा उस पर पिक्चर किनका है, महात्मा गांधी का ही है। तो महात्मा गांधी का जन्म देखी जाए तो कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और उस समय उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कब, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, इनके माता का नाम था पुतलीबाई, इनके मेहरारू का नाम था, मतलब पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है ना। इनके 4 संतान थे महात्मा गांधी। कौन कौन, दुगो लाल था, दुगो दास था। एगो हरिलाल मनीलाल, दूसरा दुगो हो गया, हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास। कौन कौन, हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास, हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास, ये 4 संतान थे। 13 से 14 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी का शादी हो गया था। अब सोचिए, जाना लड़का के 13 से 14 वर्ष की उम्र में शादी हो गया, 4 संतान पैदा कर दिए। वो मतलब बड़ी एक्सपर्ट थे। कौन, महात्मा गांधी, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे ये बेचारे। अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखो, महात्मा गांधी उस का 1889 से लेकर 1891 ईस्वी में क्या करे, वो लंदन चले गए बड़ी स्टडी सीखने के लिए, बड़ी स्टडी सीखने के लिए। अब देखो, 1891 तक क्या किया, बड़ी स्टडी का पढ़ाई की, वहाँ पर लंदन में पढ़ाई किए। उसके बाद 1893 में डायरेक्ट चले गए दक्षिण अफ्रीका। एक केस आया था, उस केस के सिलसिले में चले गए दक्षिण अफ्रीका। आज जब ये दक्षिण अफ्रीका गए ना, तो वहाँ पर देखो इनके संग एक घटना घट जाती है। क्या होता है कि जिस ट्रेन से सफर कर रहे थे, उस ट्रेन, उस समय दक्षिण अफ्रीका में क्या था कि अंग्रेजों का बहुत ज्यादा पाँव जमल था। उस समय गोरे और काले का भेदभाव बहुत ज्यादा था। किसका, गोरे और काले का भेदभाव बहुत ज्यादा था। अंग्रेज बहुत ज्यादा करते थे। महात्मा गांधी थोड़ा सा काले थे। जिस ट्रेन से सफर करके जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका, उसमें अंग्रेज बैठा गया। अब बोले ओ तू इंडियन हो, तू काला है ना, ढकेल दिया ट्रेन से इनको। किनको, महात्मा गांधी को ट्रेन से ढकेल दिया। बोला कि ये गोरे के लिए है, काले के लिए ट्रेन नहीं है। महात्मा गांधी गुस्से में क्या, वो हिम्मत जुटाकर बोले कि अंग्रेजों, तुमने मुझे अपने ट्रेन से भगाया ना, मैं तुम्हें अपने देश से भगा कर दिखाऊंगा। उसी समय ये बोले थे। और दक्षिण अफ्रीका में जाकर तरह तरह का क्रांति, बहुत तरह तरह का आंदोलन वहां पर आंदोलन का फिगुल छेड़ दिए थे। सबसे पहला सत्याग्रह वहीं पर चलाए थे। सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग महात्मा गांधी वहीं पर किए थे। और इंडिया में सबसे पहला सत्याग्रह ये चंपारण सत्याग्रह चलाए थे। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी का देश में, मतलब विश्व में सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग वहीं हुआ था। इंडिया में पूछेगा तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जो बिहार में गया था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है ना, वो हम लोग आगे बात करेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो, 1893 ईस्वी में क्या किए, वो चले गए थे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है ना, वहां पर जाने के बाद क्या हुआ कि इनका एक गुरु भेंट आ गया। किनका, महात्मा गांधी का। गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। अब इनको क्या किए, महात्मा गांधी अपना गुरु मानने लगे। अब बोले गोपाल कृष्ण गोखले जी से पूछे कि आखिर हमें अंग्रेजों को भगाने के लिए क्या क्या करनी चाहिए, आंदोलन छेड़ने के लिए क्या क्या करनी चाहिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले कहे कि देखो, पहले एक काम करो, तुम लियो टॉल्स्टॉय का तुम किताब पढ़ो। उसके बाद एक और आदमी का किताब पढ़ने के लिए बोला गया था, रॉस्किन का, लियो टॉल्स्टॉय का। 2 किताब दिए इनके गुरु ने। कौन कौन था, कौन कौन किताब था, एगो रॉस्किन का किताब था, रॉस्किन, ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल से आपको सारी बातें समझना है। रॉस्किन का, दूसरा टॉल्स्टॉय का, लियो टॉल्स्टॉय का। तो इनके गुरु बोले कि इन दोनों किताबों एक काम करो, तुम पढ़ जाओ। तुम पढ़ जाओगे तो समझ जाओगे तुम्हें कैसे आंदोलन करना है। तो देखिए, दोनों किताब पढ़े। रॉस्किन का किताब पढ़े तो महात्मा गांधी सीखे भूख हड़ताल करने का, कि भूख हड़ताल में इतना ताकत होता है ना कि बड़का बड़का शासन के या बड़का बड़का अंग्रेज के हिला के रख देगा। देखिएगा, तो रॉस्किन की किताब से सीखे महात्मा गांधी कि भूख हड़ताल में बहुत ज्यादा ताकत होती है। और दूसरा का टॉल्स्टॉय से ये सीखे कि अहिंसा का, सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके भी क्या करी जा सकती है, मतलब देश
देश को आज़ादी दिलाई जा सकती है। मतलब है अगर सत्य अहिंसा का प्रयोग करेंगे तो अंग्रेज जो है वो ज़्यादा समय तक लाठीचार्ज नहीं कर सकता है। तो दो तरह की किताब पढ़े थे, दोनों से दो चीज़ें सीखे। रस्किन की किताब से सीखे थे कि भूख हड़ताल में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और दूसरा सत्य और अहिंसा का प्रयोग करनी चाहिए। यही सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके महात्मा गांधी ये अपने इंडिया को संपूर्णतः आज़ाद करा कर दिखा दिए। ठीक है ना बुआ। देखिए तो दो तरह की किताब पढ़े, दोनों से सीख लिया। अब इनके गुरु बोले कि किताब पढ़ लिए, तो महात्मा गांधी बोले कि हाँ तो अब एक काम करो, तुम भारत चले जाओ, वहां पर क्या करो, क्रांति मतलब आंदोलन चलाओ और अपने देश को आज़ाद करो। लेकिन उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो बोले कि देखो यहाँ से जाने के बाद तुम 1 साल तक कोई आंदोलन नहीं करना, कोई आंदोलन तुमको नहीं करना है। 1 साल के बाद से क्या करना है, तुमको आंदोलन करना है। तो ये आगे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को कहाँ चले आए, भारत वापस आ गए। कब आए तो पूछ सकते हैं भारत कब आए थे महात्मा गांधी, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी कहाँ चले आए थे, भारत चले आए थे। उसके बाद 1 साल तक इनके गुरु सिखाए थे कि आपको कोई काम नहीं करना भाई, कोई काम करेगा तो मरबो करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले बोले थे, क्या उस समय तो स्टूडेंट है। अब गुरु शिष्य कितना ही बड़ा हो जाए, गुरु तो गुरु ना होता है, वो कुछ भी आपको बोल सकता है, डांट सकता है, फटकार सकता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले बोले थे इनसे कि 1 साल तक तुम्हें कुछ नहीं करना, छात्र जीवन बिताना है। तो 1 साल तक कुछ नहीं किए, 1915 में आ गए। और उसका 1916 में ही क्या किए, साबरमती की स्थापना कर दिए गुजरात में। गुजरात में साबरमती क्या किया, स्थापना कर दिए। साबरमती आश्रम बनाने के लिए कौन दिया था पैसा, तो अंबालाल साराभाई। ये अंबालाल साराभाई क्या किए थे, साबरमती आश्रम जो था उसकी स्थापना के लिए महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा पैसे देते। ठीक है ना। तो 1916 में क्या किए थे महात्मा गांधी, साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। ठीक है ना। और 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन में चले गए थे, मतलब लखनऊ अधिवेशन में चले गए। जब लखनऊ अधिवेशन में गए थे तो वहाँ पर राजू कुमार शुक्ल एक बिहारी था, राजू कुमार शुक्ल नाम का एक बिहारी था जो महात्मा गांधी को देख लिया था। और देखने के बाद बोला महात्मा गांधी को कि देखिए आप मेरे देश में, आप बिहार में आइए और यहाँ पर अंग्रेजों का जो जुल्म हो रहा है उसको हटाइए। तो महात्मा गांधी बोले कि देखिए अभी मेरा गुरु बोला कि 1 साल मुझे कुछ नहीं करना है, मैं अगले साल क्या करूंगा, 1917 में आऊंगा। देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह चले गए। वहां पर 1917 में ये पहला चंपारण सत्याग्रह भारत में प्रयोग किए थे और उसका भी रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़िया निकला। क्या सही हो गया कि चंपारण में तीन कथिया प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया महात्मा गांधी। तीन कथिया प्रथा का होता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कर दिए। उस आश्रम को बनाने के लिए पैसा कौन दिया था, अंबालाल साराभाई। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे जिसमें राजू कुमार शुक्ल नाम का एक बिहारी देख लिया था जो बिहार में आने के लिए उनको आमंत्रित किया। तो 1917 में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह मतलब पहला चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग कर दिए और वो चंपारण में पहुंचे थे 1917 में। ठीक है ना। तो चंपारण सत्याग्रह को वहाँ वो बहुत मतलब प्रयोग किए और वहाँ पर देखिए कि जो अंग्रेज है ये भारतीय के संग बिहारी के संग खूब मतलब अत्याचार कर रहा है। 3 कठिया प्रथा लगा कर रखला है ससुरी का। 3 कठिया प्रथा का था, 3 कठिया प्रथा था कि अगर 20 कट्ठा आपका खेत है तो उसमें 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना है। 3 कठिया प्रथा, 3 कठिया। अगर 20 कट्ठा आपका खेत है ना तो उसमें 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना है। नील जन्मदिन लगाया जाता है टी शर्टों पर, नील बेचता भी है सब। देखो पहले के जमाने में एक साइकिल पर लेके सब लोग नील बेचा करते हैं। नील लिया, आप सुने होंगे, गाँव के होंगे तो सुने जरूर होंगे। ठीक है ना। तो नील की खेती पहले बिहार में बहुत ज्यादा हुआ करता था। उसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी 1917 में बिहार में प्रवेश करे, बिहार के चंपारण में आए और वहां पर चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन फेर दिए जिसका रिजल्ट हुआ कि ससुरी अंग्रेज को 3 कठिया प्रथा हटाना पड़ा। अब देखो 3 कठिया प्रथा था, यदि 20 कट्ठा आपका खेत है ना तो उसमें 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना है। नील की खेती इतना खराब चीज था कि जहां मतलब नील की खेती होगी ना उस धरती को साफ खत्म बंजर बना देगी, खेती के लायक जमीन रहिए नहीं जाएगा। तो जबरदस्ती अंग्रेज लोग क्या करते थे कि नील की खेती चंपारण में करवाते थे। महात्मा गांधी बोले कि ना ये ससुरी सब गलत कर रहा है। बुढ़ऊ का बोले, महात्मा गांधी बोले कि ये अंग्रेज गलत कर रहा है, ये करने का तुमको हक नहीं। चंपारण सत्याग्रह चला दिए जिसका रिजल्ट हो गया 3 कठिया प्रथा क्या हुआ, खत्म हो गया। अब आगे चल के 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेरा आंदोलन का फिगुल फेर दिए। उसमें भी क्या हुआ कि महात्मा गांधी को पूरी तरह से समझिए क्या जीत मिल गई। फिर आगे चलकर 1918 में खेरा आंदोलन, फिर 1918 में मिल मजदूर आंदोलन फेर दिए। मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद में पड़ता है। वहाँ पर क्या हुआ, मजदूरों के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करी जा रही थी, पैसा वैसा नहीं दी जा रही थी, तो उसके लिए आंदोलन फेर दिए। उसमें पहला बार ये भूख हड़ताल का प्रयोग किए थे। मिल मजदूर आंदोलन जो अहमदाबाद में किए थे उसमें पहली का बार जो रस्किन से सीखे थे ना कि भूख हड़ताल में बहुत ज्यादा ताकत होती है। अब महात्मा गांधी उसमें क्या किया, भूख हड़ताल का फिगुल फेर दिए और उसके द्वारा क्या हुआ, मजदूरों को बहुत बढ़िया जीत मिल गई। अब महात्मा गांधी सोचने लगे कि अरे ससुरी कही कि तो 3 गो हम लगातार आंदोलन जीत गए, चंपारण सत्याग्रह, खेरा, मिल मजदूर आंदोलन लगातार जीत गए। अब सोचे कि अब कुछ अलग करते हैं।
अब एक काम करते हैं, बहुत बड़का करने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा आंदोलन करने के चक्कर में लग जाता है, जिसके कारण से क्या हुआ, दिक्कत हो गया। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है आगे चल के। 1919 में क्या हुआ, रॉलेट एक्ट की घटना घटी। रॉलेट एक्ट, जिनको महात्मा गांधी काला कानून का नाम दिया था। ये रॉलेट एक्ट क्या था, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका। देखो रॉलेट एक्ट का मतलब क्या था कि किसी भी समय भारतीयों को बिना दलील के, बिना अपील के, बिना वकील के जब मन करे तब उठा के संदेह के आधार पर जेल में डालल जा सकता है। अभी ससुरी जो अंग्रेज था ना, ये ऐसा नियम लगा रहा था ना कि अगर उस समय आप होते ना तो मन तो करता कि इसको चीर दे, जिंदे मार दे अंग्रेज को। मतलब बहुत कट्टर था लोग, अंग्रेज कुछ कहल नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं अंग्रेज था। तो वही बात है कि 1919 में रॉलेट एक्ट जब लाया गया तो इसको महात्मा गांधी बोले ये एकदम काला कानून है, ये भारतीय के लिए नहीं है, इसके द्वारा हमारे अधिकार को, क्रांतिकारी अधिकार को छीनल जा सकता है। इसी कारण से महात्मा गांधी बोले कि इसका विरोध होगा। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, जिसके कारण से जनरल डायर आया और गोली चलवा दिया, निहत्थे लोग को मरवा दिया ससुरी। तो अंग्रेज जो था ना, वो मतलब सिर्फ अपने लाभ के लिए, अपना शासन चलाने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति तो शुरू से लगाया था। वो हम लोग के राजा में फूट डाल दिया, अपने शासन करने लगा। वो मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ कि उसमें जनरल डायल अंधाधुंध गोली चलवा दी, जिसके कारण से लोग बहुत सारे मारे गए। अब इस घटना से महात्मा गांधी साफ विक्षुब्ध हो गए, एकदम शोक में पड़ गए। आप कहें कि अंग्रेज ये तू लोग जो कर रहा है ना वो अच्छा नहीं कर रहा है, अब तुमको भगाने की बारी आ गई है। ये बहुत बड़ा आंदोलन देश भर में चला देते हैं। और उस आंदोलन का नाम क्या था, उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उससे पहले 1919 में खिलाफत आंदोलन चल रही थी। तो तुर्की का एक सर्वव्यापी, मतलब पूरी दुनिया में समझिए कि एक शासक था, शासक या धर्मगुरु मानल जा सकता है मुस्लिम का, जिसको खली के नाम से जाने जाते हैं। खली पर क्या कर रहे थे, ये जो अंग्रेज थे उसके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार कर रहे थे। ये पूरी दुनिया के लिए फेमस थे खली, जिनका तुर्की का मतलब क्या था, तुर्की में ये खली के नाम से फेमस थे। तो अंग्रेज लोग क्या किए, ये मुस्लिम का धर्मगुरु खली मानल जाता था उस समय। तो अंग्रेज लोग उसके संग दुर्व्यवहार किए, तो यहाँ का भारतीय जनता का किया, खिलाफत आंदोलन कर दिया, उनके प्रति खिलाफत आंदोलन कर दिया कि हम किसी चीज में तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे जब तक तुम उनको सारी उपाधि, जब तक उनको सारी सुख सुविधा तुम लोग नहीं दोगे। तो 1919 में खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। बाद में उस आंदोलन का नेतृत्व तो महात्मा गांधी को दे दिया गया। अब महात्मा गांधी दिमाग लगा लिए कब मुस्लिम तो हमारे साथ आ गया है, ठीक है ना, अब एक काम करते इससे हट कर एक और आंदोलन चला लेते हैं। तो मुस्लिम को, हिंदू को, सबको मिलाकर 1920 में असहयोग आंदोलन का फिगुल छेड़ दिए। अब सोचे क्या कि इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजन लोगों के तो पानी पिया के छोड़ेंगे। ये महात्मा गांधी बड़ी तेज थे दिमाग के। अब बेचारे 3-4 को लगता है आंदोलन जीत गया था, सोचने का लगे महात्मा गांधी अब तो अंग्रेज के भगाई के छोड़ेंगे। अब महात्मा गांधी इतना विश्वास से कहते थे अगर असहयोग आंदोलन सफल हो गया तो समझ जाइए कि 1 साल के अंदर में अंग्रेज जो है ना भाग जाएंगे अपना देश छोड़कर। अब सारा देश चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया, लड़का लड़की छोटा छोटा, भगत सिंह भी चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए थे, पूरा छोटे, उसमें बहुत छोटे थे और नारा लगाते चलते थे। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था, देखो असहयोग का मतलब सहयोग नहीं करना, किसी भी चीज का सहयोग नहीं करना। जो अंग्रेज का नौकरी करता वो नौकरी छोड़ दे, जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाता वो अपना स्कूल छोड़ दे, अंग्रेजी वस्तु बेचना छोड़ दे, अंग्रेजी सामान खरीदना छोड़ दे। ये था असहयोग आंदोलन, मतलब किसी भी अंग्रेजी वस्तु का उपयोग नहीं करना और साथ में अपने स्वराज वस्तु मतलब अपने देश की वस्तु का उपयोग करना। इसका मतलब 2 कारण था, समझिए 2 मतलब समझी जाए तो इसका 2 परिणाम निकल रहा था असहयोग आंदोलन का, कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करिए और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करिए। अंग्रेज अपने आप डर के भाग जाएंगे। अरे अंग्रेज किस लिए आए थे, वो आपका मतलब आपको काम करवाने के लिए आए थे। वो तो आए थे यहाँ से सोना लूटने के लिए, कपास लूटने के लिए, यहाँ के धरती को जो फसलें उगती है उस सबको लूटने के लिए अंग्रेज आए थे। तो महात्मा गांधी देखिए कि 1920 में असहयोग आंदोलन का फिगुल छेड़ दिए और 1922 तक इनको मतलब क्या हुआ कि आज़ादी नहीं मिला। अब भाई महात्मा गांधी बोले क्या थे कि हमको क्या हो जाएगा 1 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगा। अब देख रहे हैं कि भाई 2 साल हो गया, बड़ी चालाक थे महात्मा गांधी। अब सोचने लगे क्या कि इस क्रांति से, इस आंदोलन से हमारा देश आज़ाद नहीं होगा, अब इसको वापस लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ले लेंगे महात्मा गांधी, सोचने लगे कि और डायरेक्ट ले लेंगे इसका एक्शन कि इसको स्थगित करी जा रही है तो पूरा जनता हमारे को दोषी ठहराने लगेगा। ये कोनो कारण सोच रहे थे असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए। तब तक क्या होता है कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर में, जो यूपी में पड़ता है, गोरखपुर में क्या किया, कुछ घटनाएं घट गई, चोरी चोराकांड घटनाएं घट गई। चोरी चोराकांड क्या था कि वहां पर लोग क्या कर रहे थे, मतलब नारा लगा रहे थे कि शराब बंद करो, हम तुम्हारी शराब नहीं खरीदेंगे। अंग्रेजी पुलिस वहां पर आया और बोला कि देखो तुम लोग भाग जाओ नहीं तो तुमको मारेंगे पीटेंगे। आज जनसंख्या में वहां पर जो लोग था वो बहुत ज्यादा था,
जनसंख्या में लोग क्या था, बहुत ज्यादा था। वहां पर नारा लगा रहा कि तुम्हारे शराब नहीं खरीदेंगे, तुम अपना क्या करो, दुकान बंद कर दो। अब देखो वहां पर घटना घटती है। अब जनसंख्या तो बहुत ज्यादा था, जनता को एक दो क्या करते हैं, एक दो डंडा लगाता है पुलिस वाला, तो अब जनता उखड़ जाती है भीड़, और चेहट चेहट के अंग्रेज लोगों के मार मार के चित्र लाल कर देते हैं लोग। अब क्या होता है कि जितना अंग्रेज पुलिस था वो जाके थाना में अपने आप को बंद कर लेता है, थाना में बंद कर लेता है। अब यहाँ का लोग दिमाग लगाती है, अरे ससुरी कह के बहुत बिहारी होता है। अब बिहारी तो अपने दिमाग का पागल होता है, सब पकड़ा जी तो मार के हड्डी गुड्डी छटका देगा, ऐसा बिहारी होता है लोग। तो देखो बुआ, तो वहां पर क्या हुआ कि पुलिसवा सब, अंग्रेजी पुलिसवा सब अपने आप को थाना में बंद कर लिए, अपने आप को थाना में बंद करके होशियार बन रहा है, आओ आओ कह रहा है कि आओ आओ। तो ये हिंदुस्तानिया सब वहाँ गोरखपुर का सोचा लगा, वहाँ बिहारी था, वो सब बिहारिया सोचा लगा कि तू हमके बोला रहा है क्या, कैसे बड़ों से ताला मार दिया सब, आग किरोसिन तेल छीट के, मिट्टी तेल छीट के आग लगा दिया सब। वहाँ 22 को लोग जो है ना, वो 22 को जो अंग्रेजी पुलिस था वो मारल गए वहाँ पर। 22 को 1922 में घटना घटी, देखिए 22 को पुलिस का हुआ मरल गए। अब इस घटना से महात्मा गांधी क्या हुए, बोले कि बाप रे बाप, ये हिंसा मत फैलाओ, काहे कि हम सत्य और अहिंसा के पुजारी है, तुम लोग हिंसा फैला रहे हो। इसका मतलब अपन देश जो है ना, अपन देश जो है वो पूरी तरह से आजादी के लिए तैयार नहीं है। आई बेचारा तो पहले ही से महात्मा गांधी खोज रहे थे, महात्मा गांधी ये खोज रहे थे कि हमको कौन ना कौन कारण मिले, हम क्रांति को क्या करो वापस ले। एक क्रांति मिल गया, वो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हुआ, चोरी चोरा कांड हो गया, जिसमें 22 को अंग्रेज पुलिस मार गए, जिसके कारण से महात्मा गांधी क्या किए, असहयोग आंदोलन को, मतलब 5 फरवरी को चोरी चोरा कांड हुआ और 12 फरवरी को क्या किए, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। अब असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद सारा मतलब हिंदुस्तानी मतलब महात्मा गांधी को गाली देने लगा, यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सब कोई इनके विरुद्ध में खड़ा हो गया, सब कोई बोलने की सब बुड़बकई काम है। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस जी बोले क्या थे कि 1 साल में आजादी दिलाना, ये तो बहस बात है, तो छोट छोट दूध मुहैया बच्चा बात करता है। खूब उपवास हुआ था महात्मा गांधी का, लेकिन महात्मा गांधी किसी का सुने नहीं। क्या हुआ, महात्मा गांधी किसी का सुने नहीं। अंग्रेज ये चाह रहा था कि महात्मा गांधी को क्या करे, कब्जे में ले ले, महात्मा गांधी को क्या करे, अब क्या करे, गिरफ्तार कर ले। लेकिन जानता था अंग्रेज कि देखो, एक क्या हुआ कि 1-2 आदमी को वहां पर डंडा से मारा गया था, गोरखपुर में क्या किया, सब पूरा थाने जला दिया। ये तो मेन लीडर है, इसको गिरफ्तार करेंगे तो क्या करेगा, सब तो पूरा भारत के थाने के जला देगा सब। तो इसी कारण से अंग्रेज क्या किया, गिरफ्तार इनको नहीं किया। ये 1 महीना के बाद जाकर महात्मा गांधी को गिरफ्तार करता 10 मार्च 1922 को। 10 मार्च 1922 को इसलिए गिरफ्तार किया कि पूरा इंडिया के जो लोग था ना, महात्मा गांधी को गाली गलौज करने लगा था। अरे बुढ़ऊ ऐसे ही कल, अरे बुढ़ऊ तू सठिया गल हो, का हो बताओ, ये आंदोलन वापस लेने की क्या जरूरत था। कहने का मतलब है, कोनो अगर मान लो कि आप कहाँ से, मान लो कि आप गुजरात में हैं, मान लो कि आप जम्मू कश्मीर में हैं, और वहां से कोनो आकर को आपसे बहुत दूर जाकर कुछ घटनाएं घट जाएगी तो आप आंदोलन वापस कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर में या कन्याकुमारी में कोनो घटना घट जाए तो इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर से लेकर आप पूरा देश में आंदोलन को स्थगित कर दीजिएगा। अरे जहाँ घटना घटी है वहां पर आंदोलन स्थगित कर दीजिए। लेकिन बेचारा बहुत चालाक थे, चालाक इसलिए थे क्योंकि इनको तो एक कारण चाहिए था, कारण इसलिए चाहिए था क्योंकि जानते थे कि इस समय आज़ादी नहीं मिलने वाला है, रास्ता हम गलत पकड़ लिए, हमें दूसरा रास्ता चाहिए। इसी कारण से 10 मार्च 1922 ईस्वी को इनको अंग्रेजों ने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जानते हैं इनको लंबा सजा सुना दिया, करीबन 11 साल का सजा इनको सुना दिया अंग्रेजों ने। अब तो महात्मा गांधी सोचने लगे कि अरे हमारा तो बुढ़ारी इसमें खत्म कट जाएगा 11 ही साल में, हम तो इसी में सड़ गल के मर जाएंगे। अब महात्मा गांधी क्या किए, जेल में क्या किए, एकदम मरल जैसे रहने लगे एकदम। अंग्रेज मतलब खाना खिलाने भी आता था ना, तो सोल्ड होते थे एकदम, जैसे लगता है कि महात्मा गांधी को जाने नहीं है, मतलब मरने का बहाना करने लगे थे महात्मा गांधी। तो क्या वो बहुत जल्दी अंग्रेज सब क्या किया कि अरे तो ससुरी मरने वाला है, महात्मा गांधी मरने वाला है, वो क्या किया, महात्मा गांधी को रिहा कर दिया सब कि जाओ 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 छोड़ो, फेंक दो इनको बाहर। तो महात्मा गांधी को फेंक दिया। महात्मा गांधी वहां से निकलते निकलते जाकर 1924 ईस्वी में क्या किया, कांग्रेस अधिवेशन का मेन बन गए, अध्यक्ष बन गए। अब जब महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए थे फिर वो बाहर निकल गए, इसलिए निकल गए क्योंकि जैसे लगता था कि महात्मा गांधी बेमरिया है, मर जाने वाले हैं। इसी कारण से अंग्रेजों ने क्या किया, छोड़ दिया, क्योंकि लीडर है, मर जाएगा तो भाई पूरा जनता फिगुल छेड़ देगा, क्रांति छेड़ देगा, अंग्रेज को भागना पड़ेगा। अंग्रेजों बहुत चलाक था, याद देखिएगा। तो 1924 में जाकर महात्मा गांधी डायरेक्ट कांग्रेस, अरे चुप नहीं बैठे, कांग्रेस अधिवेशन में जाके भाग ले लिए। कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के बाद उसका मेन अध्यक्ष बन गए महात्मा गांधी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो 1924 के बाद ये बोले कि ना अब कोनो क्रांति नहीं करेंगे, फिर ससुरी अंग्रेजों कहीं हमके जाल डाल देगा जेल में, तो दिक्कतें हो जाएगा। तो 1924 के बाद ये कोनो क्रांति नहीं किए। देखो
ये 1924 के बाद 6 साल तक का किए, समाज सेवा किए। जब ये आए तो 1924 में तो अपने देश में वो प्लेग नाम का बीमारी चल रहा था, कोरोना से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो प्लेग नाम का बीमारी का क्या करते थे, रुई से ये साफ सफाई करते थे, पूरा समाज सेवा किए थे। कब कब तक समाज सेवा किए थे, तो 6 साल 1930 तक समाज सेवा किए थे। अरे कोरोना एक ऐसा बीमारी था कि एक बाप अपने बेटा के पास आया, एक बेटी अपने बाप के पास नहीं प्रवेश कर रहा था, वो तो छोड़िए, एक मेहरारू अपने मर्द के पास, एक मर्द अपने मेहरारू के पास नहीं जा रहा था कोरोना में। अब सोचिए प्लेग नाम का बीमारी उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक था, लेकिन महात्मा गांधी सबके यहाँ जा जाकर उनका का वो प्लेग नाम का बीमारी पीक सब साफ किया करते थे, समाज सेवा किए थे। इनके इसी कारण से हम लोग इनको बापू के नाम से जानते हैं। इनके जो गुणों को, इनके जो विशेषताओं को अपनाता है, रियल में बहुत आगे बढ़ता है। तो महात्मा गांधी हम लोग के लिए पूजनीय है, सबको आदर करता है, नरेंद्र मोदी तक उनका आदर करते हैं। अरे हम लोग तो साधारण इंसान है, बापू हम लोग के लिए रियल में क्या है, पूजनीय है, हर धर्म के लिए पूजनीय है। लंदन में तो इनका बहुत विशाल मूर्ति है महात्मा गांधी का। आगे देखिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि 1906 साल क्या किए, समाज सेवा किए। अब 1930 में क्या किए कि लॉर्ड इरविन क्या था उस समय यहाँ का, तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि ये लगभग 6 साल तक क्या किए थे, मतलब समाज सेवा किए थे। प्लेग जैसन बीमारी था उस समय, तो उसका क्या किए, मतलब लोगों का आकर सेवा किए। 6 साल तक कोई क्रांति नहीं किए थे। 1930 में क्या किए, ये लॉर्ड इडविन से 12 मांग रखे थे, 12 तरह का मांग रखे थे कि एक काम करो लॉर्ड इडविन साहब कि तुम मेरी 12 मांग का पूरा कर दो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखा ना असहयोग आंदोलन कैसे हुआ था। तो यहाँ पर 1930 ईस्वी में क्या किए, लॉर्ड इडविन से ये 12 तरह की मांग रखे थे। उस मांग को पूरा करने के लिए बहुत जोर भी लगाए थे कि लॉर्ड इडविन क्या बोला कि देखिए महात्मा गांधी जी, मैं आपकी कोई मांग को पूरा नहीं करूंगा। तो महात्मा गांधी बोले कि ओ तुम मेरी मांग को पूरा नहीं करोगे। अब देखो, जब मांग को अपने पूरा ना होते हुए देख तो कहा कि लगल 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च निकाल दिए। दांडी मार्च आप सुने, गुजरात में स्थित है दांडी। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को क्या किया, दांडी मार्च की यात्रा पर निकल गए। ये लगभग 12 मार्च को स्टार्ट किया था, 6 अप्रैल को खत्म हुआ था। देखो जब स्टार्ट किया था ना, उस समय महात्मा गांधी के पास मात्र 78 मतलब 78 लोग थे, 78 लोग ही गए थे उनके संग। लेकिन जाते जाते दांडी तक पहुंचते पहुंचते, देखो अगर मान लीजिए भारत की बात करी जाए तो यहाँ आपका गुजरात ये पड़ता है। आज साबरमती से स्टार्ट किए थे, साबरमती से स्टार्ट किए तो कहाँ पहुंचे, दांडी तक। अब दांडी तक पहुंचने समुद्र के अरिया पर पड़ता है दांडी। देखो वहां पर पहुंचने के बाद नमक बनाना स्टार्ट किए थे। अब नमक बनाना वहां पर स्टार्ट किए तो यहाँ पर इनके लगभग देखी जाए तो 78 लोग लेकर यहाँ से निकले थे। और यहाँ पहुंचते पहुंचते देखी जाए तो 20,000 लोग लगभग महात्मा गांधी के पास पहुंच गया था। कितना, मतलब 20,000 का इनका फौज खड़ा हो गया था। स्टार्टिंग कम से था लेकिन अंत इनका कितना हुआ, 20,000 के फौज से हुआ था। अब देखो महात्मा गांधी अपने आप में बहुत चालाक थे। यहाँ पर देखिए तो 1930 में लॉर्ड इरविन से 12 मांग रखे थे, लेकिन लॉर्ड इरविन का 12 मांग पूरा नहीं किया। आगे चलकर उठा के दांडी मार्च निकाल दिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को। बोले कि देखो लॉर्ड इरविन साहब, अगर तुम मेरे मांग को पूरा नहीं करोगे ना तो मैं तुमको पानी पिलाकर छोड़ दूंगा। जैसे असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी क्या किए थे, असहयोग आंदोलन पूरा देश को हिलाकर रख दिए थे। सबसे भयंकर क्रांति मतलब भयंकर आंदोलन यही था इनका महात्मा गांधी को, जिसके कारण से पूरा देश इनको जानने लगा था महात्मा गांधी को। तो दांडी मार्च इन्होंने निकाल दिया था और लगभग ये कितना 6 अप्रैल तक दांडी मार्च उस समय ये चला था। कितने, 6 अप्रैल तक, ठीक है ना। 6 अप्रैल का इनका दांडी मार्च खत्म हो गया। अंग्रेजों से ये नीमक बनाने की जो प्रक्रिया थी, बोले कि हम अपना खुद नीमक बनाएंगे, तुम्हारे नीमक का प्रयोग नहीं करेंगे। कौन बोले, महात्मा गांधी। अब अंग्रेज इनका विरोध करने लगा कि देखो हम ही से नमक खरीदो। अंग्रेज तो ऐसे ही भी हम लोग को लूटने के लिए आया था, और ससुर लूट के जाना चाहता था, ऐसे ही खूब लूट के तो गई किया। आपके पास जो सोने का चिड़िया कहलाने वाला इंडिया था आज खोखला हो चुका है। तो यहाँ पर समझने वाली बात आएगी, कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट कर देते हैं। कर ये सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो सीधी सी बात है 1930 ईस्वी में। हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो 6 अप्रैल तक इनका क्या हुआ, दांडी मार्च क्लियर हो गया। अब महात्मा गांधी ये सोचने लगे कि 6 अप्रैल तक दांडी मार्च हम लोग का खत्म हो गया, अब 20,000 लोग हैं, इनको वापस फिर देंगे, दिक्कत नहीं। वो लगल एक और आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से सविनय अवज्ञा आंदोलन इनका स्टार्ट हो गया। कब से, सविनय अवज्ञा आंदोलन का धावा बोल दी। अब देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था, इनका 11 को मांग था। बोले कि लॉर्ड इरविन साहब, ये 12 को मेरा मांग पूरा नहीं करोगे तो मैं बहुत तरह के क्रांति करते रहूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि लॉर्ड इरविन बोलता है कि मैं तुम्हारी किसी मांग को पूरा नहीं करूंगा।
बोल दिए ठीक है मत करो। तो यहाँ पर 1930 ईस्वी में क्या किए थे, वो निकाल दिए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का फिगुल छेड़ दिए थे अंग्रेजों के प्रति। अब देखो उसी समय एक समारोह हुआ था जिसका नाम था गोलमेल समारोह। गोलमेल समारोह का मतलब क्या होता है, गोल जैसा आकृति रहेगा, उसमें सब एक दूसरे के सामने बैठल रहता है और सबको कुछ ना कुछ बोलने के लिए मौका मिलता है। जैसे यूएनओ का नाम सुने ना, 1945 में इसका गठन हुआ था। आज तक जम्मू कश्मीर का जो है ना फैसला वहां पर अटकल है। हमेशा पुलवामा जैसे हत्याकांड कैसे होते रहता है, तो यूएनओ एक ऐसा देश का संस्था है ना जहां पर जो चीज बर्बाद नहीं होने वाला होता है ना उसको भी बर्बाद करके रख देता है सब। तो जैसे बिहार का नहीं होता, बिहार का बीपीएससी चाहे बीएससी सब एग्जाम आता है तो 2014 में फॉर्म भरेंगे, 2021 में क्या करेगा रिजल्ट आपका सुनाता है। तो ऐसा ऐसा संस्था कुछ अपने देश में कुछ राज्य में भी है कि कहल नहीं जा सकता है। आगे देखिए हम लोग कहाँ थे यहाँ पर, तो 1930 में क्या हुआ, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए बहुत सारा मांग रखे थे, लेकिन लॉर्ड एडविन साहब बोले कि नहीं एक भी मांग आपका पूरा नहीं करूंगा। आगे चलकर लंदन के जो प्रधानमंत्री थे, लंदन के जो प्रधानमंत्री थे हाँ चलिए देखिए आगे जो लंदन, उस समय लंदन के जो प्रधानमंत्री थे 1930 में वो तो रैमजे में गोल्डामेन थे। रैमजे उनको शॉर्ट में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं रैमजे। देखो उस समय रैमजे क्या थे, प्रधानमंत्री थे। कहाँ के, तो लंदन के। अब लंदन में क्या किया, वो गोल समारोह, वहां पर गोलमेल समारोह उसका नाम था। गोलमेल समारोह कब हुआ था, कई तरह के कॉम्पिटिशन एग्जामों पूछा भी है, गोलमेल समारोह कब हुआ था। गोलमेल समारोह 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में। अब देखो रैमजे उस समय क्या किया, गोलमेल समारोह बोला है और उसमें महात्मा गांधी को बोला कि 1930 में देखिए आपको आना पड़ेगा। तो वो क्या किया, प्रधानमंत्री था तो आ नहीं सकता था महात्मा गांधी के पास। वो लॉर्ड एडविन से मैसेज कर दिया, अब बोला क्या कि तुम एक काम करो, मतलब किनसे, लॉर्ड एडविन से, कि तुम महात्मा गांधी को बोलना कि कांग्रेस का जो मेन अध्यक्ष था वो वहां पर आए। तो महात्मा गांधी से लॉर्ड एडविन बोला कि एक काम करेगा कि आप वहां पर जो गोलमेल समारोह हो रहा है लंदन में, आप वहां पर चले जाइएगा। तो यहाँ पर साफ नकार दिया महात्मा गांधी, बोले कि नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि तुम हमारे मांग को पूरा नहीं किए हो। तो 1930 में गोलमेल समारोह में नहीं गए। अब नहीं गए वहां पर, क्या है कि भाई वहां पर सब व्यवस्था हुआ था। अब प्रधानमंत्री खुद बुलाया था, लॉर्ड एडविन को मैसेज दिया था कि गांधी जी को भेजना, लेकिन गांधी जी नहीं गए। अब गांधी जी नहीं गए तो जो रैमजे था उनको बहुत दुख लगा कि आखिर कांग्रेस का जो मेन अध्यक्ष वो क्यों नहीं है। अब देखो वहां पर एक बात, यहाँ पर मतलब प्रधानमंत्री को, रैमजे को बहुत बुरा लगा। ये लगा वो क्या किए, फोन किए। फोन करने के बाद लॉर्ड एडविन को बहुत तरह का गाली गलौज ही कह सकते हैं, बहुत तरह की बातें बोले। अब लॉर्ड एडविन ने क्या बोला कि देखिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने महात्मा गांधी को बोला था लेकिन वो बेचारे नहीं आए। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी 2 मिनट बैठे थे, तो महात्मा गांधी को फिर महात्मा गांधी से क्या हुआ, मिला। कौन, लॉर्ड एडविन महात्मा गांधी से मिला। अब दूसरा गोलमेल समारोह होने वाला था। क्या, दूसरा गोलमेल समारोह होने वाला था। इसमें क्या हुआ कि लॉर्ड एडविन खुद महात्मा गांधी के पास आया और इनसे बोला क्या कि देखिए इस समारोह में अगर आप नहीं आएंगे ना तो समझिए कि मेरा जो है ना वो जो मतलब मेरा सत्ता चाहे जो मेरा अधिकार वो सब छीन लिया जाएगा। ऐसा कौन, लॉर्ड एडविन इनसे बोला, महात्मा गांधी। सब देखिए महात्मा गांधी बोले कि काम करो, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो मैं अपनी मांग 11 को रखा हूँ उस मांग को तुम मेरा पूरा करो, नहीं तो मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा। तो 1931 में हुआ था ना, 1931 में उसमें महात्मा गांधी गए और उसमें जाने के बाद क्या हुआ, उसमें जाने के बाद हुआ एक रीजन ये हुआ कि उसी समय 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी को। अब देखो महात्मा गांधी सबसे बड़ी गलती यहाँ पर क्या कर दिए थे बुआ, ये समझिए। महात्मा गांधी यहाँ पर 11 को मांग किए थे लॉर्ड एडविन से। तो उनका जो मांग था उसमें ये बोले थे कि मेरा 11 मांग में एक मांग था उनका कि जितने भी मेरे कैदी हैं ना उन सभी को क्या करो, तुम आज़ाद कर दो। और उसमें भगत सिंह भी थे। अब देखो उसमें भगत सिंह थे ना, तो भगत सिंह के प्रति इनका विशेष समझिए कि एक तरह का दबाव नहीं था। सिर्फ ये बोले थे कि कैदियों को आज़ाद कर देना है। अब वहाँ पर लॉर्ड एडविन दिमाग लगा दिया था कि आपके जितने भी राजनीतिक कैदी है उन सभी को मैं आज़ाद कर सकता हूँ। अब भगत सिंह राजनीतिक कैदी नहीं थे। भगत सिंह क्या थे, तो भगत सिंह बम चलाए थे असेंबली में बम चलाए थे, तो उन पर बम का केस था, वो तो राजनीति से जुड़ल नहीं थे। तो लॉर्ड एडविन क्या किया, भगत सिंह को फंसा दिया। यहाँ पर दोष अगर देंगे हम लोग ना तो महात्मा गांधी को पूरी तरह से दे सकते हैं, MK गांधी को, इसलिए क्योंकि वो लंदन से बड़ी स्टडी का पढ़ाई करके आए थे। ये नहीं समझ पाए कि हम बोले सिर्फ कैदी को छोड़ने के लिए, और लॉर्ड एडविन साहब बोल दिए कि राजनीतिक कैदी को छोड़ेंगे, जबकि भगत सिंह राजनीतिक कैदी नहीं थे। तो महात्मा गांधी की यहाँ पर गलती कहल जा सकता है
कि गलती किए थे, भगत सिंह को बचा नहीं पाए थे। अगर 1931 में अगर वो नहीं जाते तो शायद महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा लेते, क्योंकि दूसरे सम्मेलन में उनको बुला लिया गया था। देखो तो भगत सिंह का अगर देखी जाए तो फांसी में सबसे बड़ा हकदार कौन है? महात्मा गांधी है, क्योंकि महात्मा गांधी और लॉर्ड एडविन के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। दोनों के बीच ये समझौता हुआ था कि जो भी कैदी उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन लॉर्ड एडविन दिमाग लगा दिया, जब ये सम्मेलन में 1931 में गए, वहां पर भगत सिंह को फांसी दे दी गई। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग बात करते हैं। अब तीसरा जो सम्मेलन हुआ था, महात्मा गांधी देख लिए कि भाई अब यहाँ पर हम गए 1931 में तो एक घटना घट गया, सबसे वीर बलवान क्रांतिकारी को मार दिया गया, भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगर इस सम्मेलन में गोलमेल समारोह में जाएंगे ना 1932 में, तो हो सकता है इसमें भी किसी को फांसी दे नहीं जाते हैं। अब उस आंदोलन में क्या करता है? महात्मा गांधी नहीं जाते हैं, तो इस समय क्या होता है? रेमजे को जो प्रधानमंत्री था उनको और बुरा लगता है। अब देखिए होता क्या है कि इस सम्मेलन में महात्मा गांधी 1931 में गए थे, तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित का अध्यक्ष थे। दलित का मतलब छोटे कास्टों के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि डॉक्टर जो अंबेडकर थे, संविधान बनाया यही था, 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान तैयार किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संग ऐसा घटनाएं घटा था ना, पानी पीने तक का उनको अधिकार नहीं था। मतलब छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे, दलित से बिलोंग करते थे, तो उस दलित को लेकर लड़ रहे थे। वो भी बहुत पढ़ाई किए था, दलित को लेकर लड़ रहे थे। तो गोलमेल समारोह में जब महात्मा गांधी गए थे ना, तो उसमें जो भीमराव अंबेडकर थे वो बोले क्या कि हम दलितों के लिए एक अलग क्षेत्र बनाएंगे, वो अलग देश बनाएंगे। जैसे आपका ये पाकिस्तान पड़ता है, ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़ते हैं, ये पाकिस्तान, और यहाँ पर जो अभी आपका जो पूर्वी पाकिस्तान ये पड़ता है, जिसको बांग्लादेश हम लोग कहते हैं, ये सब आज़ादी से पहले आपका संग ही था। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ जो जिन्ना नाम का था, मोहम्मद अली जिन्ना, वो क्या किया? बंटवारे के लिए बोल दिया कि हम मुस्लिम का एक अलग देश बनाएंगे। तो वो लड़ते रह गए, जिसके कारण अलग बन गया। अगर भीमराव अंबेडकर का ये महात्मा गांधी मांग नहीं पूरा करते, कहने का मतलब क्या? सिंपल सी बात में समझिए। देखो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1930 में जो रेमजे था उससे मांग किए थे कि दलित के लिए एक अलग देश बनाना है। मतलब अब सोचिए तब देश को तो बहुत बंटवारा हो जाता है, एक इधर से बढ़ गया बांग्लादेश, पाकिस्तान बढ़ गया, अफगानिस्तान बढ़ गया। अगर दलित के लिए और बढ़ जाता है तो आपका भारत देश आधा हो जाता, पूरी तरह से आधा हो जाता है। तो इस बात को लेकर महात्मा गांधी वहाँ पर बोले भीमराव अंबेडकर से कि एक काम करिए, मैं आपके क्षेत्र का एक काम करता हूँ, मैं आपको क्षेत्र नहीं दूंगा, लेकिन दलित के लिए पूरी तरह से आरक्षण दे दूंगा। अब महात्मा गांधी पूरी तरह से आरक्षण दे दिए कि जो बड़ी कास्ट के लोग हैं वो छोटे कास्ट को भी अधिकार मिलेगा, सब सेम टू सेम रहेंगे, किसी को घिन नजरिए से नहीं देखा जाएगा। ऐसा किनको बोला गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुश हो गए, बोले कि ठीक है, तो सब समान अधिकार, छोटे कास्ट को बहुत ऊंचा दर्जा मिलता है, बहुत बड़का बड़का पद मिलता है, तो सब किसका देना? भीमराव अंबेडकर का। अब महात्मा गांधी एक ऐसे शख्स थे जो सबको समान नजरिए से देखते थे, प्रेम का पुजारी थे। इनका जो नारा था वो सत्य और हिंसा का नारा था महात्मा गांधी का। अगर आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी और बातें रह गई, उसको देख लीजिए। ठीक है, तो वो पहिलका गोलमेल समारोह में नहीं गए थे, सेकंड में गए थे। सेकंड में गए तो किनको? भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, वही दिक्कत हुआ, वो थर्ड में नहीं गए। आगे चलकर देखिए, अब 1930 में समझ गए आप, आगे चलकर देखी जाए तो 1940 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली चलो करना दे, जिसको व्यक्तिगत सत्याग्रह कहल जा सकता है। कब इसको मिटका है? तो 1940 ईस्वी में क्या किए? व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन फेर दिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का मतलब समझते हैं ना? दिल्ली चलो करना आपसे पूछा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? दिल्ली आंदोलन के नाम से। देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब क्या था? प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए आंदोलन छेड़ सकता है। मतलब मान लो कोई दिल्ली में रह रहा है तो दिल्ली में अपना सत्याग्रह चलाए, कोई बिहार में रह रहा है तो बिहार में सत्याग्रह चलाए, कोई यूपी रह रहा है तो यूपी में सत्याग्रह चलाए, कोई महाराष्ट्र में, अलग अलग राज्य के लोग अपना अपना सत्याग्रह चला सकते हैं। तो सबसे पहला सत्याग्रह चलाने वाले कौन थे? विनोबा भावे थे। कौन था? विनोबा भावे। ये कहाँ का? विनोबा भावे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली में सत्याग्रह फेर दिए। अब उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सेकंड ये थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल होने वाले। तो आपसे क्वेश्चन करता है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे थे। और सेकंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये भी उनका आंदोलन मतलब चला जाता है। इनका अंतिम जो आंदोलन आता है ना, वो कौन सा रहता है मालूम है? 1942 में इनका सबसे अंतिम आंदोलन, और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं घटी थी। देखो हुआ क्या था, 1942 में इनका नारा चला था भारत छोड़ो।
क्या था, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कब दिए थे, 1942 में। और ये मतलब ये आंदोलन इतना इनका कारगर सिद्ध हुआ कि अंग्रेज को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। तो 1942 में जो आंदोलन किए थे भारत छोड़ो, उस समय क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेज भारतीय पर जोर डाल रहा था, कांग्रेस के मेन अध्यक्ष पर, मुस्लिम लीग के मेन अध्यक्ष पर जोर डाल रहा था कि काम करो, एक काम करो, तुम मेरे संग मिल जाओ। हुआ क्या था, तो 1918 में भी यही घटनाएं घटी थी, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उसमें भारतीयों ने चढ़ का हिस्सा लिया था, अंग्रेज कोई मदद नहीं किया। इस बार भी वो सैनिक करना चाहता था। तो क्या हुआ, अब एक बात और समझिए, जो जीना था ना, महात्मा गांधी नया लगा रहे थे कि अंग्रेज भारत छोड़ा, जीना कहा था कि बांटो और भागो। उस ससुरी अपने चक्कर में लगल था, कि अपने चक्कर में इसलिए लगल था, वो सोच रहा था पहले ही अपने को अलग देश बनाएंगे, वो पहले ही सोच लिया था, प्लान कर लिया था। तो यहाँ पर भारत छोड़ो का आंदोलन कब, 1942 में। इसका रिजल्ट ये निकला कि अंग्रेज को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। तो महात्मा गांधी के देखिए ना, शुरू से अंत तक बहुत ज्यादा योगदान है अपने देश की आजादी में। तो इस तरह से आपका जन्म महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। और उनकी मृत्यु जानते कब हुआ था, उनका मृत्यु 1948 में हुआ था। 1948 में कौन मारे थे, नाथूराम गोडसे, इनको क्या किया था, गोली से मार दिया था। तो कब, 30 जनवरी को देख सकते हैं, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली से क्या किया, मार दिया। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 में। किसने मारा था, तो नाथूराम गोडसे। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, गांधी युग पूरी तरह से क्लियर हो गया। आई होप ये सारी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।